गुड मॉर्निंग बच्चों ये कक्षा 9 की गणित का दूसरा वीडियो है जिसमें आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को। बच्चों आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को पूरा कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक और सीखते रहिए। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला कथन क्या है, देखिएगा। पहले कथन में बोला गया, संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक परिमेय संख्या को निरूपित करता है। देखिएगा, संख्या रेखा पर जो बिंदु होते हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को निरूपित करते हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख पाते हैं और जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो। अर्थात हम कह सकते हैं जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख पाएँ वो संख्याएं परिमेय संख्याएं बोली जाती हैं, और जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं बोली जा सकती हैं। और दोनों ही टाइप की संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लो 4 है, 4 को हम 4/1 यानी कि हम p/q के रूप में लिख पाए, और यहाँ पर मान लो √5 है, √5 को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि 4 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाएंगे, निरूपित कर पाएंगे, और √5 को नहीं। तो हम दोनों टाइप की संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं, 4 को भी निरूपित कर सकते हैं और √5 को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये कथन जो आपका है ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। चलिए अगला कथन देखते हैं। अगले कथन में बोला गया, संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। बिल्कुल सही है, मैंने बताया ना, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो मैंने बताया दोनों टाइप की संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो यही तो बोला है कि संख्या रेखा पर ऐसी भी संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं या लिखा जा सकता है जो p/q के रूप में नहीं होती हैं। तो इनकी बात की जा रही, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये सत्य बात है, यहाँ सत्य लिख दो। ठीक है ना। चलिए अगला अगला कथन देखते हैं। बोला गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। बिल्कुल सही बात है। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होती हैं, वो या तो इस रूप में होंगे p/q के रूप में, या ऐसी संख्याएं होंगी जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है ना। तो परिमेय वास्तविक संख्याएं दो ही टाइप की बनेंगी, या तो वो परिमेय रूप में होंगी या फिर अपरिमेय रूप में होंगी। ठीक है ना। तो ये बात सत्य है। ठीक है ना। अब चलते हैं अगला कथन देखते हैं। अगले कथन में बोला गया है, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। नहीं, ये बात असत्य हो जाएगी। अभी पहले कथन में मैंने ये बात बताई थी आपको कि संख्या रेखा पर कुछ बिंदु होते हैं जो कि p/q वाली यानी कि परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, उनको निरूपित करते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं संख्या रेखा पर दो टाइप के बिंदु होते हैं, जो कि उनमें से कुछ बिंदु p/q यानी परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं और कुछ बिंदु अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। जबकि ये बोल रहे हैं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा निरूपित या प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ये मैंने पहले ही बता के रखा है कि बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है अपरिमेय संख्याओं को, यहाँ बोला गया नहीं किया जा सकता, तो ये बात असत्य हो गई। चलिए अगला कथन देख लेते हैं। अगले कथन में बोला गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अभी बताया था कि जो वास्तविक संख्या होती हैं वो दो ही टाइप की हो सकती हैं, या तो परिमेय होंगी या फिर अपरिमेय होंगी। बाद बाकी बहुत सी टाइप की संख्या हो जाती हैं और वो सब टाइप हो जाते हैं किसके, परिमेय और अपरिमेय के। तो हम कह सकते हैं
कि वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो परिमेय और दूसरा अपरिमेय। फिर परिमेय अपरिमेय संख्याओं को भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ बोला गया प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ बिल्कुल, ये बात सत्य है, ठीक है ना। ये बात कैसी है? सत्य है। चलिए अगला देखते हैं। अगले कथन में बोला गया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। देखिए संख्या रेखा पर आपने देखा होगा निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के पूर्णांकों और अपूर्णांकों को प्रदर्शित किया जा सकता है। मान लो ये 0 है, अगर हम संख्या रेखा के दाहिनी ओर जाएंगे तो पॉजिटिव संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, और अगर बाईं ओर जाएंगे तो निगेटिव संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आपको मालूम है किसी भी प्राकृत संख्या का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और जबकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। इस हिसाब से ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि अंडर रूट प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है। तो ये बात कैसी हो जाएगी? ये बात असत्य हो जाएगी बच्चों। कैसी हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या जो है प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो चलो अगला देखते हैं कथन। अगले कथन में क्या बोला गया है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत बात है। देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या तो होगी, मगर प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों टाइप की होती हैं। परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो प्रत्येक अपरिमेय ही होगी? फिर परिमेय कहाँ से लाओगे आप? वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं अपरिमेय भी होती हैं। अब सभी को अगर आप अपरिमेय कह दोगे तो फिर परिमेय कहाँ से लाओगे, है ना। परिमेय अपरिमेय में जबकि बहुत बड़ा अंतर है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, बल्कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। अगला कथन क्या है उसे भी देख लेते हैं। बोला गया है पाई एक अपरिमेय संख्या है। हाँ जी बिल्कुल, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का जो दशमलव प्रसार है वो अनावर्ती होता है। कैसा होता है? अनावर्ती होता है। तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, और ये बात सत्य है। कैसी हो जाएगी? सत्य। ये कथन आपका सत्य है। चलिए अब चलते हैं प्रश्नों को सोल्व करते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है देख लेते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए नहीं, होता क्या है कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक जो होंगे इनके अगर वर्गमूल लोगे तो वो दो टाइप के निकलेंगे, दो टाइप के मिलेंगे। या तो ये परिमेय होंगे और या फिर ये अपरिमेय होंगे। मतलब या तो ऐसे निकलेंगे जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, या फिर ऐसे होंगे जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते और जहां q नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बोला भी है और हम निकाल के भी दिखा सकते हैं। जैसे 3 एक धनात्मक पूर्णांक है और 3 का यदि हम वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल तो आप देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकलेगा, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और जहाँ q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब क्या है, यदि हम 4 का वर्गमूल लेते हैं, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, और जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? √4 को लिखेंगे 2 × 2, 2 बाहर आ जाएगा, जोड़े के रूप में है इसलिए। तो ये जो है इसे आप 2/1 यानी कि p/q के रूप में लिख पाए, ठीक है ना, p/q के रूप में लिख पाए, जहाँ q जो है आप देख सकते हैं 0 भी नहीं है।
तो मैंने बताया ना, इसका जो वर्गमूल निकला वो एक परिमेय संख्या है, और जबकि इसका जो वर्गमूल निकला वो एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना। तो जो उदाहरण आपसे पूछा गया प्रश्न में, वो आपने ये उदाहरण दे दिया। ठीक है ना। आप यहाँ पर 9 ले सकते थे, आप यहाँ पर 16 ले सकते थे, 25 ले सकते थे, 36 ले सकते थे, ऐसे कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले सकते थे जिसका वर्गमूल जो है परिमेय संख्या के रूप में मिलता है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम √5 को कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम 5 को पकड़ते हैं, और 5 को आप लिख ऐसे दो भागों में तोड़िए, 5 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिनके वर्गों का योगफल आपको 5 मिल जाए। तो आप कह सकते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात, हम इसको 4 + 1 लिख सकते हैं। 4 को आप लिख सकते हो 2 का वर्ग, और 1 को आप लिख सकते हो 1 का वर्ग। जब इसको सोल्व करोगे तो पुनः 5 मिल जाएगा। ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे हमको आइडिया लग जाता है कि हमको आखिरकार करना क्या है ना। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम संख्या रेखा एक लाते हैं, बनाते हैं, खींचते हैं, जो भी आप चाहें, जैसे समझ पाएँ करें। ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, इस संख्या रेखा पर इस तरीके से नंबर दे देंगे, और फिर यहाँ से पता चलता है कि हमको करना क्या है। ये 2 जो होता है इसे हम आधार मानते हैं, इसको हमने क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है, यानी प्रदर्शित करना है। जैसा कि यहाँ पर ये 2 है, तो मैंने 0 और 1 और 2, ये 2 नंबर पे A को ले लिया और 0 को O ले लिया। ठीक है ना। और ये होता है, ये लंब होता है, यानी कि जिस बिंदु पर आपने ए लिया है उस पर एक लंब 1 इकाई का खींचना है। चलिए खींच लेते हैं। ये आपने एक लंब खींच लिया। ठीक है। कितनी इकाई का, 1 इकाई का। अब क्या करना है, ओ को इस बिंदु से मिलाना है, इसके शीर्ष से। ये बिंदु क्या होगा, बी मान लेते हैं, और वी को ओ से मिलाया तो क्या मिला, ओ बी, है ना। अब क्या करना है, अब ओ को केंद्र तथा ओ बी को त्रिज्या, इस पूरी दूरी को त्रिज्या लेकर एक चाप इस तरीके से लगाना है, जो कि संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को आप नाम दे देंगे सी। क्या दे देंगे, सी। और जो बिंदु सी होगा वही कहीं ना कहीं √5 को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए ये मैंने कैसे लिखा, तो इसे आप ऐसे लिख लो। यहाँ पर मान लो, माना ओ ए बराबर 2 और ए बी बराबर 1, है ना। अब एक समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। आपने करना क्या है, ओ बी को, बिंदु ओ को बी से मिलाया, बिंदु ओ को बी से मिलाया। जब आप मिलाएंगे ओ को बी से तभी तो समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। अब आपको मिलता है एक समकोण त्रिभुज, क्या, ओ ए बी। ठीक है ना। में यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज इतने में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ओ बी का वर्ग = होगा ओ ए का वर्ग और प्लस ए बी का वर्ग। देखिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। ये वर्ग हटाओ और यहाँ पर √ आप लगा लो इस तरीके से, है ना। तो ओ बी का मान निकालना है। ओ बी बराबर क्या होगा, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो √5। आपने देखा ओ बी का मान क्या आया, √5। ओ बी कितना निकल के आ गया, √5। ठीक है ना। अब क्या करना है, जब आपने इतना कर लिया तो अब लिखेंगे ओ को केंद्र तथा ओ बी, ये ना दूरी लेकर आपने क्या करना है, एक चाप लगाना है इस तरीके से। और जो चाप हम लगाएंगे वो कहीं ना कहीं संख्या रेखा को किसी ना किसी बिंदु पर काटेगा। जिस बिंदु को काटेगा उसे हम सी मान लेते हैं, और जो सी बिंदु होगा वही √5 को रिप्रेजेंट करेगा। कह सकते हैं ये वाला बिंदु जो है संख्या रेखा पर जहाँ टच करेगा वो ही बिंदु √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। तो देख लेते हैं आगे क्या करना है। आगे देखिएगा,
एक ये चाप लगाया जो कि संख्या रेखा को सी पर काटता है, और ये सी बिंदु ना √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। तो अब लिखना भी यही है, लिखेंगे ओ को केंद्र व ओ बी त्रिज्या लेकर एक चाप क्या VC खींचा या लगाया, जो कि संख्या रेखा को बिंदु C पर काटता है। लिख दो, अतः बिंदु C √5 को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करेगा। करता है, ठीक है ना। यही बिंदु C √5 को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हो, यानी कि √5 को आपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया है। इसी तरीके से और 2 सवाल हैं, उनको भी फटाफट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिएगा अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, संख्या रेखा पर √13 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले √13 को पकड़ना है और इसमें से 13 को बाहर ले लेना है। 13 के 2 ऐसे खंड कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 13 आ जाए। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात, हम लिख सकते हैं 9 + 4, 9 × 4 = 13, और 9 जो होता है इसका वर्गमूल होता है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग करके, है ना। 1 मिनट, ये क्यूब लगा दिया, वर्ग करके, इस तरीके से, है ना। 3 × 3 = 9, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग करके, है ना। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको मान लेना है। क्या मानना है, माना, देखिए हम एक संख्या रेखा पहले खींच लेते हैं। ये संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा में मैंने ये नंबर डाल लिए हैं। अब क्या करना है, OA बराबर आपको मानना है 3, और AB, अभी B बिंदु लिया नहीं, B जो होगा A पर लंब डालेंगे ना 2 इकाई का। देखिएगा ये हम A बिंदु पर एक लंब खींचेंगे 2 इकाई का, ठीक है ना। तो इस लंब का जो शीर्ष होगा उसे हम B मानेंगे। तो देख लेते हैं कैसे ये होगा। ये देखिए ये लंब आ गया, ये कितनी इकाई का है, 2 इकाई का है। तो ऐसे हमको पता चला कि यहाँ OA जो है ये कितना है, ये आपका 3 है OA, और ये अगर B बिंदु होगा तो ये AB कितना होगा, 2 इकाई, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये बिंदु मैंने B मान लिया। B को मानने के बाद O को B से मिलाया तो हमको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। कौन सा, OAB। तो यहाँ पर लिखना है बिंदु O को B से मिलाया, ठीक है ना, इस तरीके से। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, होता है कर्ण का वर्ग यानी OB का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी OA का वर्ग, OA का वर्ग, और प्लस AB का वर्ग यानी कि लंब का वर्ग। अब करना क्या है, आपको ये ना वर्ग को हटाना है और इधर आपको एक अंडर रूट लगा देना है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब क्या होगा, OA और AB के मान जो पता है इसमें रख दो, तो OB बराबर निकल के आएगा। देखिए OA 3 है तो 3 लिख के वर्ग लगा देना, और ये आपका 2 है तो 2 लिख के वर्ग लगा देना है। OB बराबर आप पाएंगे 3 का वर्ग 9 और प्लस 2 का वर्ग 4। तो OB बराबर आप लिखेंगे अंडर रूट कितना,
13 है ना। आपने देखा ओ बी का मान आपका आ गया 13 अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट 13। तो करना क्या है, ये आपका अंडर रूट 13 आ गया। अब बी को देखिए, ओ को केंद्र और बी ओ बी को त्रिज्या, इस लाइन को त्रिज्या मानकर इतनी लंबाई की त्रिज्या यानी कि रूट 13 इकाई की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाना है इस तरीके से, जो कि संख्या रेखा को बिंदु सी पर काटेगा। यानी कि यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे, ओ ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, तो जाहिर सी बात इसे सी लेंगे, क्योंकि मान लेंगे संख्या रेखा पर बिंदु सी पर ये चाप काटता है, और ये बिंदु सी होगा यही अंडर रूट 13 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा आप सोच सकते हो कि इस पॉइंट को पकड़ के अगर हम इस रेखा को नीचे खींच के लाएं तो ये जहाँ पर टच करेगा, अगर ये रूट 13 है तो वो बिंदु भी तो रूट 13 ही होगा। बस ये समझ लो आप, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। देखिएगा, इस तरीके से चाप लगाया और जहाँ पर ये बिंदु काट रहा है उस बिंदु को मैंने नाम दे दिया सी, और ये जो सी बिंदु है यही अंडर रूट 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस अब लिख देना है, क्या लिखना है, लिखना है ओ को केंद्र, ओ को केंद्र व ओ बी को त्रिज्या लेकर, ओ बी को त्रिज्या मानकर एक चाप वी सी खींचा, ठीक है ना, एक चाप बी सी खींचा, जो कि संख्या रेखा को बिंदु किस पर, सी पर काटता है, बिंदु सी पर काटता है। इसलिए बिंदु सी अंडर रूट बिंदु सी संख्या रेखा पर, बिंदु सी संख्या रेखा पर अंडर रूट 13 को प्रदर्शित करता है। बस हो गया सवाल। तो चलिए अब इसका लास्ट जो है उसे भी फटाफट देख लेते हैं। लास्ट वाला जो छूटा है, देखिएगा यहाँ क्या है, यहाँ बोला गया संख्या रेखा पर अंडर रूट 17 को निर्धारित कीजिए, यानी कि अंडर रूट 17 का स्थान निर्धारित कीजिए। चलिए सबसे पहले अंडर रूट 17 को पकड़ना है, इसमें से 17 को निकाल लेना है और 17 के दो ऐसे खंड कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 17 हो जाए। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात, 16 + 1 लिख लेंगे। 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग और 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग। फिर वही बात मान लेंगे, माना ओ ए बराबर 4 और ओ ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर 1। चलिए संख्या रेखा फटाफट देख लेते हैं और इस पर फटाफट नंबर डाल देते हैं, ये नंबर और नाम दे देते हैं इसको ओ और ए, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये कहाँ पर होना चाहिए, ये बिंदु जो है यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हमें ओ ए बराबर 4 इकाई लेना है ना। तो ओ और ए के बीच का जो दूरी है वो होना चाहिए 4 इकाई, सही है ना, इस तरीके से। अब क्या करना है, बिंदु ए पर एक लंब खींचना है 1 इकाई का, उसे भी खींच लेते हैं फटाफट, ये 1 इकाई का लंब खींच लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पर एक बिंदु बी लेंगे और ओ बी को फटाफट मिलाते हैं। देखिएगा हमने एक बिंदु वी ले लिया और ओ बी को मिला लिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर लिखना है बिंदु ओ को बी से मिलाया, ठीक है ना। अब क्या करना, लिखना है समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो तीसरा सवाल है, चूँकि अब तो समझ आ ही गया होगा, हम क्या निकालने वाले हैं, ओ बी बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट ओ ए का वर्ग और प्लस
ए बी का वर्ग। दोनों के मान पता है, लिख लो। ओ ए बराबर 4 और ए बी बराबर 1, तो यहाँ लिखेंगे 4 का वर्ग और यहाँ लिखेंगे 1 का वर्ग। तो ये आपका हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1। फाइनली इसे आप लिखेंगे √17, है ना। तो आपने ओ बी जो है कितना निकाल लिया, √17। ये वैल्यू आपने √17 निकाल ली। अब करना क्या है, वही बात आप कहेंगे ओ को केंद्र व ओ बी बराबर √17 त्रिज्या लेकर एक चाप क्या VC खींचा। अभी खींचा नहीं, अभी खींच के दिखाएंगे। खींचा जो कि संख्या रेखा को बिंदु C पर काटता है, ठीक है ना। देखिएगा, ये चाप खींचा जो कि संख्या रेखा को कहाँ पर काटता है, बिंदु C पर काटता है। तो लिखेंगे अतः बिंदु C √17 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता है। अतः बिंदु C √17 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से आपका जो है ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ और आपकी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो हमारा सवाल लगाने का तरीका है वो भी पसंद आया होगा।